प्राइम मिनिस्टर आए थे शनिवार को, जो पटना यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई कि आपने उनको कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दीजिए, उन्होंने उसको खारिज कर दिया और जो उन्होंने अल्टरनेटिव बताया है उसमें आपको भी मालूम है कि पटना यूनिवर्सिटी क्वालिफाई नहीं करेगा। एक तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? दूसरा, बिहार का जो यूनिवर्सिटीज़ का कंडीशन है उस पर आपका कोई रोड मैप है या नहीं है? पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने, ये हमारी कोई नई मांग नहीं है। आप अगर पूर्व के वर्षों का, दशकों का अगर रुचि हो तो जानकारी लेंगे कि पार्लियामेंट में भी हम लोग इस बात को उठाते रहे जब संसद के सदस्य हैं, और बाद में भी राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। हम लोगों के कार्यकाल ये मांग की गई है औपचारिक रूप से, और न सिर्फ पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों, बल्कि पटना यूनिवर्सिटी का एक जो जनमानस में विशेष स्थान है, उस नजरिए से आमतौर पर बिहार के लोगों की इच्छा है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए, और उसी के मद्देनजर हमने अपनी बात रखी। और बाकी तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है किस बात को स्वीकार करें, किस बात को न स्वीकार करें, उसमें तो मेरी कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन ये आम जनभावना भी है। पटना यूनिवर्सिटी से आज जुड़े हुए लोगों की बात नहीं है, पहले भी जुड़े रहे हैं, और वैसे भी जो पटना विश्वविद्यालय से नहीं भी जुड़े रहे हैं, वैसे भी लोगों की भावना पटना विश्वविद्यालय के साथ इस प्रकार से जुड़ी हुई है। वो चाहते हैं कि उसका स्टेटस बढ़े, और हमने जो अपनी बात रखी उसमें बताया कि जब पटना यूनिवर्सिटी बनाया गया 1917, तो उस समय में जो बना था वो तो एक सेंटर के लॉ से बना। बाद में तो आप सब जानते हैं कि शिक्षा के मामले में की आज़ादी के बाद होता रहा, उसके कानून बनते रहे और नए कानून बने, तो वो एक अलग परिस्थिति आ रही है। लेकिन यह एक लोगों की ख्वाहिश है, इच्छा, ये लोगों की इच्छा से जुड़ी बात है, इसलिए इसको हमने रखा। उनका ये दायित्व है। इसके बारे में केंद्र का नजरिया एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने का, और 10 निजी और 10 सरकारी विश्वविद्यालयों को ऊपर ले जाने के लिए उनको सहायता देने का, और एक कॉम्पिटिशन के जरिए उनका चयन करने का, ये बात माननीय प्रधानमंत्री ने कही है, सब कुछ है। लेकिन यह जो प्रश्न आपने उठाया उसमें अलग अलग राय है, यहाँ की भावना है, और केंद्र सरकार की नज़र में यह बात है कि उस पर काम करेंगे किसका। कई बार विश्वविद्यालयों की स्थिति का एक छिपी बात नहीं है, और आप जानते हैं कि हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, और ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए लोगों को, इन मौलिक बातों को भूल जाते हैं। बिहार में जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला 2005 में, तो 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर आते, और तब तो हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई इनिशिएटिव लिए। उसका नतीजा है कि आज स्कूलों से बाहर आने वाले बच्चों की संख्या 1% से भी कम, लड़कियों की संख्या कम। 5वीं कक्षा के बाद लड़कियां पढ़ती नहीं, कम पढ़ती, हाई स्कूल में और कम पढ़ती। तो बालिका पोशाक योजना से शुरुआत करते हुए और साइकिल योजना तक गए, तो आज हालत यह है कि लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर। अब
माध्यमिक विद्यालय में हाई स्कूल में भी होने लगे, यह स्थिति हुई। अब उच्च शिक्षा पर ध्यान दें तो आप जानते हैं शुरू से यूनिवर्सिटी जो है वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, उसके लिए जो व्यवस्था की गई उसमें चांसलर होते हैं राज्यपाल, और उसका मार्गदर्शन करने का और उस पर आगे सोचकर उसको बेहतर बनाने की कोई जिम्मेदारी दी जाती है, ये शुरू से दी गई है और बिहार में भी और दूसरे राज्यों में। तो वो चांसलर के थ्रू काम, राज्य सरकार का बुनियादी दायित्व आप जानते हैं। जब हम 2005 का कंपेन कर रहे थे हम लोग इलेक्शन के पूर्व, जो न्याय यात्रा पर निकले थे उसमें हम लोगों ने शिक्षकों के बारे में कहा था। लोग शिकायत करते थे जहाँ भी जाते थे यूनिवर्सिटी के टीचर्स कि साहब एक 2 महीना के बाद वेतन मिलता है और तो हालत खराब है, कभी कोई कहा 4 महीना, कोई कुछ नहीं कहा। उसके बाद हम लोगों ने एक अपनी तरफ से एक नीति बनाई और वह यह था कि हम शिक्षकों का जो तनख्वाह वो पहली तारीख को, महीने की पहली तारीख को ही डिलीवर हो जाए। लेकिन उस समय हमने कहा था कि भाई आपको सभी विश्वविद्यालयों को एक एकेडमिक कैलेंडर बनाना पड़ेगा और समय पर परीक्षा हो। कि हम लोग खुद ही जब पास किए हैं, ग्रेजुएशन किया है, उस समय सेशन लेट का 16 महीने और बिहार में सेशन लेट भी रहता है। तो हमने कहा कि सेशन लेट नहीं होना चाहिए, समय पर परीक्षा होनी चाहिए। और ये काम उस समय किया गया हम लोगों की तरफ से, जो हम लोगों के हाथ था। समय पर पैसा देंगे लेकिन एकेडमिक कैलेंडर बने, इन सब चीजों को भूल जाए। अब जो स्थिति है शिक्षकों की कमी को आप जानते हैं कि हम लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया था, उसके माध्यम से हो रहा है। नियुक्ति की भी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यह देखते हुए कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास और बहुत सारे काम रहते हैं, सरकारी जो अन्य अधिकारियों के चयन के बारे में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का काम, और टीचर्स का सिलेक्शन बहुत ही लार्ज स्केल पर। तो फिर से आप जानते हैं कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की स्थापना कानून बनाकर की है, इसका कानून बनाया है। और यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का दोबारा जब गठन होगा तो हम समझते हैं कि सिलेक्शन में और तेजी आएगी। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर का, यूनिवर्सिटी को सहायता देने का, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है, कोई सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं। हमारी जवाबदेही धन उपलब्ध कराने की है और 3500 करोड़ से भी ज़्यादा की मात्रा बढ़ी होगी। 4000 करोड़ के लगभग हम लोग विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार की तरफ से ग्रांट दें हर साल। तो लोग अपनी तरफ से तो करते हैं। अभी हमारे जो पहले राज्यपाल थे, अब देश के राष्ट्रपति बने माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने शिक्षा पर ध्यान दिया और उसके लिए मीटिंग वगैरह बुलाई, वाइस चांसलर की मीटिंग बुलाई, एक बात उसमें हुई, हम भी उसमें पार्टिसिपेंट थे और काफ़ी चर्चा हुई। तो यूनिवर्सिटी के एजुकेशन स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है और वहाँ के काम के लिए सरकार अपनी तरफ से देगी। लेकिन बात को जरा जाना करी, आप लोग समझ जाते हैं कि सीधे स्टेट पैसा देने में, लेकिन जहां तक सवाल है उसके संचालन का काम और उसके नियंत्रण का काम सरकार के पास नहीं है। तो इस बात को भी जरा जानना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की क्या है। हाँ, आप +2 स्टैंडर्ड तक का, और आप जानते हैं कि पूरे देश में कॉलेज से निकल गया था, इंटर कॉलेज या किसी भी कॉलेज में पढ़ाई होती थी तो सबसे पहले दूसरे राज्यों में निकल गया था। वो स्कूल का किस सिस्टम में आता, लोगों ने भी है स्कूल के सिस्टम में उसको डाला +2 तक। अब जो +2 तक की शिक्षा और उसको भी आप जानते हैं, लोगों ने संविधान में जो प्रावधान किया गया पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को जो संवैधानिक दर्जा मिला, तो उसके बाद हम लोगों ने जो स्कूल थे उनकी भी बहुत सारी जवाबदेही सौंपी है पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को। ये जो नियोजन है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, ये सरकार अब सीधे रिक्रूटमेंट नहीं करती।
हम उनको भी पंचायती राज संस्थाओं को और नगर निकायों को ग्रांट देते हैं राज्य सरकार को। ये मालूम है कि अभी उनके पास इतना संसाधन नहीं है, इसलिए स्कूल के लिए हम लोग ग्रांट देते हैं। लेकिन फिर भी स्कूली शिक्षा में राज्य सरकार सीधे सक्रिय रहती है और उसमें अपनी भूमिका निभाती है। विश्वविद्यालय शिक्षा में स्टेट गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड है। या तो अगर स्टेट गवर्नमेंट पर आता है तो फिर से नए सिरे से विचार होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कर दिया जाए और स्टेट गवर्नमेंट की सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अगर कोई हम ही से कहे ये डिसीजन लेना, अगर मान लीजिए वह डिसीजन मुझको नहीं लेना या मेरे मंत्री परिषद को नहीं लेना या शिक्षा विभाग के मंत्री को नहीं लेना अंतिम निर्णय, तो उस मामले में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं? कितनी दूर तक चल सकते? अगर निर्णय जो लेना हो, आत्म निर्णय लेना हो, मुख्यमंत्री के स्तर पर निर्णय लेना हो या मंत्री परिषद के स्तर पर निर्णय लेना हो, उसमें तो हम लोग ज्यादा अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जिसके एकेडमिक और बहुत सारे मामलों में जिम्मेवारी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है, उसके नियंत्रण, तो उसकी खामी की या उसकी कमी की जवाबदेही सरकार पर मत डाले। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बारे में मौलिक रूप से सोचिए। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, संसाधन मुहैया कराना, हम संसाधन जरूर उपलब्ध कराना। कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसको जो संसाधन की आवश्यकता होती है, वो संसाधन हमको उपलब्ध ससमय नहीं करा। और जहाँ तक शिक्षकों के सिलेक्शन का सवाल है, इसके लिए भी जब देखा बीपीएससी अपना काम कर रही है, लेकिन इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन अब बनाया, उसके लिए वो गठित होगा। अब कानून बन गया है, उसका गठन किस प्रकार से होगा, कितने लोग रहेंगे, किस प्रकार के लोग उस कमीशन में रहेंगे, इन सब चीजों के लिए कानून बना और अब उसको कमीशन की बहाली तक का और उसको बनाना हम लोगों का काम है और उसकी सहायता करना, टीचर्स का सिलेक्शन। और ये एक समस्या आ रही है, ये सब जगह समस्या आ रही है, वह है टीचर्स की कमी। हर जगह समस्या है। हम लोग मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोल रहे हैं, तो उसमें शिक्षकों की कमी दिखाई पड़ रही, उपलब्धता कम। यह एक समस्या है, कोई साधारण समस्या नहीं। ये फिर से एक वातावरण बनना चाहिए कि लोगों का फिर से झुकाव शिक्षक बनने के प्रति पैदा वो बहुत आवश्यक है। हम लोग जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो जो टॉप करता था उसको तत्काल वाइस चांसलर के द्वारा ही टेम्पोररी अपॉइंट किया जाता था और इसके बाद फिर उनका रेगुलर अपॉइंटमेंट जो रहना चाहते थे उनका होता था। तो पहले की व्यवस्था, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या कम, आबादी कम थी। आज पढ़ने की ललक भी है, ये सारी चीज। और आप देखेंगे कि जहां जहां सब तरह की बात है, एडमिशन भी है, स्टूडेंट्स का एडमिशन भी खूब है जिन कॉलेज में, लेकिन जाकर अभी देख लीजिए कि कितने स्टूडेंट पढ़ने के लिए क्लासेज में मौजूद हैं। तो कई प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के तरफ हो गया है, प्रोफेशनल साइड में तो बहुत लोग कोचिंग की तरह, तो इस तरह से कई चीजें हैं शिक्षा के मामले में। एक स्थिति जो पैदा है, और ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे देश की समस्या है। इसको जरा गहराई से सोचना पड़ेगा। सिर्फ परिस्थिति रखिएगा, आप लोग जितना छापिएगा, मिल के बताइएगा, हम आपको उससे भी ज्यादा आंकड़ा आपको दे देंगे। प्रश्न वह नहीं है, हालात ऐसे हैं कि इस पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचकर कैसे हायर एजुकेशन को ठीक किया जाए और बेहतर बनाया जाए, उसके लिए वो एक सिंपल क्वेश्चन आंसर की चीज नहीं। फैक्ट है, आप जितना आप लोग देखते हैं या कुछ जगहों पर जाकर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी की जानकारी पूरी जानकारी। और हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में जो मसला रहता है, उसमें अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि हम अपनी तरफ से जितनी भी मदद कर सकते हैं मदद करें। लोग हैं और सृजन घोटाले के कारण प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और अगले 7 जन्मों तक के लिए आप अपने पास जाएंगे तो आपको वो अपने पास नहीं।
फुर्सत है, पहले काम किए उसकी तारीख परिणति पर अपने आप को पहुंचा रहे हैं कुछ। ये नितिन जी, जैसे वाटर वेस्ट के बारे में भी आप लोगों ने शुरू से रखा कि यहाँ पर गंगा की निर्मलता और अविरलता दोनों साथ होनी चाहिए, और वाटर वेस्ट के बारे में आप लोगों ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें प्रोटेस्ट भी करेंगे और कानून का भी सहारा लेंगे। और प्रधानमंत्री ने तो जैसे वाटर वेस्ट का पढ़ाई की और गोरख पहले इसके कारण बहुत प्रोस्पेरिटी था, और अब अगर वाटर वेस्ट होता है तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे प्रोटेस्ट में? गंगा की अविरलता और निर्मलता दोनों का संबंध अन्योन्याश्रय है, और ये बात कोई मीटिंग की नहीं, व्यक्तिगत रूप से मिलकर की, और वो गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग में भी और अन्य जो इस प्रकार की मीटिंग हुई है उनको अपनी बात बताते हैं। और जो गंगा नदी में पिछले साल बाढ़ आई और जो चारों तरफ तबाही मची, इसके तुरंत बाद हमने जो सिल्ट की समस्या थी उसको और पुरजोर ढंग से उठाया और माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, और अब एक एक्सपर्ट्स कमेटी भी बनी। वो एक्सपर्ट्स कमेटी इन सब चीज़ों को देखेगी, और मैंने नितिन गडकरी जी के भी ध्यान में इस बात उपाय थे, इस बात को रखा। और यही नहीं, हम कभी जब भी अवसर होगा हम उनसे मिलकर ये सारी बात रखने वाले हैं। और जहाँ तक सवाल है वाटर वे का, ये आज की बात नहीं, ये बहुत जमाने से वाटर वे की बात है, और सामान्य रूप से नदियों में के माध्यम से यातायात होता रहा है, और सबसे पुराना यातायात नदियों के माध्यम से होता है, यह कोई नई बात नहीं। लेकिन प्रश्न है कि गंगा में जो वाटर वे के बारे में सोच रहे हैं वह इफेक्टिव तभी होगा जब सिल्ट की समस्या को समझकर इसके मैनेजमेंट का करें। यहाँ पर आए थे भारत सरकार से और हमारे सामने उन्होंने प्रेजेंटेशन किया था कुछ आपको, और उनके प्रेजेंटेशन को देखने के बाद हमने यही कहा था कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। जहाँ तक सैद्धांतिक प्रश्न है, दुनिया के कई नदियों के बारे में जो अध्ययन है उसके आधार पर यह आपका कंसेप्ट है सैद्धांतिक रूप से। लेकिन हमने यही आग्रह किया कि आप लोग जाकर गंगा नदी की स्थिति को बिहार में देखिए, और उसमें से कई लोग गए थे, हेलीकॉप्टर से गए और साहेबगंज तक जाकर फिर लौटे, क्योंकि साहेबगंज के आगे मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर को फ्लाई करना संभव नहीं था, तो फिर लौट कर आए। और न जाने कितने विशेषज्ञ उसके बाद क्या उनको भी हम लोगों ने निकला। तो जो गंगा नदी की खास स्थिति है उसको देखते हुए अब एक्सपर्ट कमेटी भी बन गई। अब एक्सपर्ट कमेटी इसका अध्ययन करके सेंटर को बताएगी। हम वाटर वे के खिलाफ नहीं, लेकिन आज की तारीख में जो वाटर वे का स्कीम है वो कामयाब नहीं होगी। वाटर वे की उपयोगिता से हम असहमत नहीं हैं, और नहीं इसकी जो इसका जो इस्तेमाल होना चाहिए। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि गंगा नदी की आज की स्थिति है, इसमें गंगा नदी का डिस्चार्ज रहा है, जो इको फ्लो पहले था वो बहुत ही कमजोर पड़ गया है, अब स्क्रीन से अब कम पानी आ रहा है, और उसके चलते जो जल प्रवाह था उसकी गति धीमी पड़ी है, और आगे भी डाउन स्ट्रीम में एक रुकावट है, उसके चलते वो सिल्ट का, और जान लीजिए कि सिल्ट निकालने से डिसिल्टेशन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पर्यावरण के खिलाफ है। या नदी में से सिल्ट निकाल दीजिएगा और समस्या का हल होगा, यह समस्या का हल नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि पानी के फ्लो के साथ ही सिल्ट जाता है और अंत में समुद्र में जाता है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाता है। यह है नेचुरल फ्लो। तो जो अप स्ट्रीम से फ्लो घटा है उसके बारे में गौर करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार उस समय मंत्री थी उमा भारती को भी आई थी और उनके साथ भी बड़ी चर्चा हुई, और उनके विभाग के मंत्रियों के साथ भी चर्चा हुई, और उन लोग इस बात को कह रहे थे इको फ्लो की बात। तो इसलिए एक ऐसी समस्या है कि उसमें एक उसको कहिए उसके आंशिक रूप को लेकर आप कोई चर्चा करेंगे। हमारा कहना है कि
अपने आप में प्रोजेक्ट की उपयोगिता, लेकिन प्रोजेक्ट की कामयाबी फिलहाल नहीं हो सकती जब तक हम गंगा के फ्लो को बढ़ाने में कामयाब नहीं होते, सिल्ट का मैनेजमेंट पूरा नहीं कर पाए। कौन इसका खिलाफ होगा भाई? नदी से यातायात, ये तो बड़ी नेचुरल चीज है, लेकिन उस नेचुरल प्रोसेस का लाभ उठाने के लिए गंगा नदी की जो एक स्थिति हो गई है अननेचुरल कारण, ये नेचर का नहीं, नेचर के साथ ऊपर और नीचे भी जो जबरदस्त छेड़छाड़ हुआ है उसके कारण ये स्थिति पैदा, तो फ्लो घटा। और इसको लेकर भी नदियों के विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को मानते हैं। और पटना और दिल्ली में वो जगह इतना बड़ा बड़ा विशेषज्ञों का सम्मेलन हुआ, और दोनों सम्मेलनों के बाद जो कहिए कि डिक्लेरेशन हुआ है उससे भी केंद्र सरकार को अवगत कराया गया। और तभी तो अभी 1 महीना हुआ, कितना 1 महीना हुआ है एक्सपर्ट्स कमेटी बनी। हम तो सिर्फ गडकरी जी को इस बात का याद दिला रहे थे, उनको फिर से अभी हाल में प्रभार मिला पार्टी एक्सपर्ट्स कमेटी बन गई। और ये जो केंद्र में मंत्रिमंडल में जो थोड़ा फेरबदल हुआ है उसके पहले एक्सपर्ट कमेटी बन गई। तो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को भी बताएंगे गंगा के फ्लो के बारे में। और दूसरी बात, आप जानते हैं हमने बहुत स्पष्टता से सुझाव दिया है कि इस ट्रीटेड पानी को भी नदी में नहीं डालना, हम उस ट्रीटेड पानी का उपयोग के लिए करें, ये हम लोगों का सुझाव है। और बिहार में इस स्तर पर नगर विकास विभाग, जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग मिलकर इस पर काम करने की कोशिश कर रहा है कि हम उस ट्रीटेड पानी को और जो ट्रीट जितना करना है करके हम किस प्रकार से इरिगेशन के पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। और इस देश में कई उदाहरण आप जानते हैं, अधिकारियों को लेकर गए थे, सिचेवाल साहब ने जो किया है पंजाब, उसको दिखाने भी गए। तो देखिए एक ऐसी चीज है जिसके बारे में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए पानी अगर आप नदी में छोड़ ही दीजिएगा तो फिर तो उसकी पूरी निर्मलता होगी नहीं। तो ये दोनों चीजों का एक ऐसा संबंध है, एक साथ करना पड़ता है। और इसके बारे में कुछ भी योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं में राज्य सरकार अपनी भूमिका निभा रही है। सब बड़ी निर्मलता की जो योजना है उस योजना में हम लोग लगे हुए नहीं, ये तो हमारा और हमारा ही नहीं काम है। या उठा करके दस्तावेज देख लीजिए, और जिस दिन से गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी है उसके मीटिंग्स के प्रोसीडिंग्स को देख लीजिए, और जितने लोग रहे बोलते रहे हैं उन सब लोगों की बात सुन लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि अविरलता निर्मलता दोनों के लिए एक साथ काम होना है। और तभी जाकर आप जो स्थिति उत्पन्न हुई है, और आप समझ लीजिए कि गंगा नदी की अविरलता हो सकती है। हम तो कितनी बार बता तीसरे साल तो फ्लड आया था गंगा का नदी में, और वो सोन नदी में भी बड़ा प्रभाव हुआ था, क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्षा बहुत हुई थी, तो वहाँ जो डैम है उससे पानी बहुत छोड़ दिया गया था, तो यहाँ काफी असर था। लेकिन उसके पहले हम सोन नदी को देखते थे, उसकी अविरलता समाप्त हो गई। जो डेहरी और सोन में है बड़ा, उसके बाद हमने देखा था कई जगहों पर सोन नदी की अविरलता भंग हो चुकी। तो सोन जैसी इतनी पुरानी और बड़ी नदी, अंतरराज्यीय नदी, तो अविरलता बहुत जरूरी है। फ्लो जो है उसको बरकरार रखना, और तभी बहुत सारी चीजों का समाधान होगा। ये हमारा ओपिनियन हमारा ही नहीं, ये ओपिनियन यही लोगों का है, और उसको हम सिर्फ संज्ञान में, मेरा फर्ज है कि जब भी मीटिंग होती है तो हम हर मीटिंग में अपनी इस बात को रख देते हैं, उसको ध्यान में रखते। वाटरवे के बारे में काम होगा, अगर साथ साथ इसको नहीं सॉल्व करिएगा तो जिसको आप वाटरवे बनाइएगा अगले बार उसमें पानी भर जाएगा, सिर्फ भर जाएगा। ये बात सर इन दिनों सर बताइए, मेरी सुनाओ है। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी एक सवाल है कि धारणा बनती जा रही है कि आप
आपने इतनी गुजारिश की प्रधानमंत्री से, आपकी बात उन्होंने नहीं मानी, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? दूसरी बात यह है कि पवन वर्मा जो कि आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बीजेपी की आलोचना की। लेकिन ये इन्होंने क्या कहा, लेकिन आप पत्रकार हैं, आप किसी भी चीज के इंटरप्रिटेशन के लिए स्वतंत्र हैं, उसमें तो कोई आप पर पाबंदी है नहीं, और हम शुरू से कह चुके हैं, और हम तो जानते हैं कि जब भी कुछ होगा तो चलेगा ही कुछ न कुछ, तो चलता है, उसमें हमको न कोई आपत्ति है न ऐतराज है, लेकिन हम अपनी बात को आपके सामने हमने रख दिया और सार्वजनिक रूप से भी कहा, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप स्वतंत्र नहीं? ठीक ठाक है ना लोग? बताइए, आप गलत भी करिएगा तो गांधी जी को मानने वाला क्या कहे, वो मत करिए। नहीं, ये लेकिन वर्मा जी का जो ट्वीट या आर्टिकल आया था वो सैटरडे को आपने देखा होगा, आज ट्वीट भी आया है, तो ये क्या वो आपके पार्टी के नेशनल स्पोक्समैन है? देखा ही नहीं है, तुम क्या बताएं आपको? सर, इन दिनों ताजमहल को लेकर एक डिस्प्यूट छिड़ा हुआ है। यूपी के एक विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि गद्दारों ने बनाया था, इसे इतिहास में जगह नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ वहाँ के टूरिज्म मंत्री ने भी इसको जस्टिफाई किया है और वहाँ के बुकलेट से इसे निकाल दिया गया है। कहा है गोरखनाथ पीठ को इसके जगह रखा जाना चाहिए। बताइए। यूपी के एक विधायक ने कहा है कि ताजमहल को गद्दारों ने बनाया है, इसका इतिहास में इसे इतिहास में जगह नहीं देनी चाहिए। और वहाँ के टूरिज्म मंत्री ने वहाँ के बुकलेट से उसे निकालने पर जस्टिफाई करते हुए कहा है कि उसके जगह गोरखनाथ पीठ को जगह देना चाहिए। कौन नहीं जानता है कि ताजमहल ऐतिहासिक जगह है और बड़ा टूरिस्ट लोकेशन है, और जो दुनिया भर में इसकी चर्चा है और इसका एक अपना स्थान है, वो अपनी जगह पर कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया देकर ये वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कि आपको 24/7 तो चलाना, लेकिन हम लोगों का तो 24/7 खाली जुबान चलाना नहीं, जुबान चलाने वाले लोग तो नहीं। IT क्या होता है वहां से लेकर कल देखते रहती बढ़ते चलते सब छापने का आपको चाहिए ना भेजेगा। पता नहीं क्या होगा, वो दिन से सुन रहे हैं, हम लोग जब साथ थे तब भी सुन रहे थे, बन जाए तो अच्छा है, शुभकामना है। बहुत दिनों से चर्चा हो रही है कि अध्यक्ष बनेंगे, बन जाए अध्यक्ष तो अच्छा है, तो पार्टी का अंदरूनी मसला है। अब 2019 में कौन क्या होगा ये तो जनता फैसला करेगी, तो जनता फैसला करेगी उस पर। आज 2017 में हम लोग क्या, लेकिन पार्टी का इंटरनल मैटर है, जिनको चाहें और सब लोग मान करके ही चलते हैं। और कांग्रेस पार्टी में तो ये सब चीजें तय रहती है, कोई दूसरा आदमी तो नहीं बन सकता, बनेंगे तो वही बनेंगे और कोई बन नहीं सकता है, ये तो तय बात है, वहाँ तो ये सिद्धांत तय है पहले से, तो इसलिए अच्छी बात है। आज भी अगर नहीं किए हैं तो भी सर्वे सर्वा है। सर, आपने कहा कि 2019 में कोई टक्कर ही नहीं है, आप अपने बयान कर रहे हम तो बोल ही चुके हैं, तब तक रोज रोज एक बात पूरी चुके हैं, लेकिन 2019 में तो जनता फैसला करेगी। लेकिन किसी भी पार्टी को यह अधिकार तो है अपनी बात तैयारी करने का, अपनी बात करने का, उसमें लोकतंत्र में तो स्वाभाविक चीज है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा, कोलकाता कब पहुंच रहे हैं? वाटर से शुरू जाएंगे। अरुण जेटली ने कहा कि रियल एस्टेट को भी जीएसटी के अंदर लाने के लिए उसके फेवर किया है, और सब सरकार राज्य सरकारों से भी डिस्कस करेंगे। तो बिहार में भी ग्रोथ में रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ी भूमिका है, बिहार सरकार की इस पर क्या है? इसको जीएसटी हम लोग नहीं, पहले भी जब ये बात आई थी, जब जीएसटी के बारे में निर्णय अंतिम लिया जा रहा था, तो जीएसटी के काउंसिल ने और जो मीटिंग हुई थी सभी राज्यों की, उसमें बिहार ने इसका समर्थन किया, लेकिन उस समय वक्त नहीं था, इसलिए इस पर निर्णय नहीं हुआ।
जो पहले से ही इसके हक में रहे, लेकिन वह निर्णय नहीं हुआ। अब आगे हो, जीएसटी तो नई चीज है, इसमें तो एक बार जो निर्णय हुआ उतना ही पर्याप्त नहीं है। आगे भी कई निर्णय होंगे, सभी राज्यों की सहमति से अपना जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल में इस बात पर चर्चा होगी। तो धन्यवाद।